गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने बैलेंस शीट का शेयर होल्डर्स फंड का डिटेल कर लिया था बेटा, ठीक है। एसआरएम सारे इनके अंदर क्या क्या आइटम्स आती हैं ये भी हो गया था। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविज़न की डिटेल पर हम लोग थे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न क्या है, इसमें क्या क्या आता है वो हमने डिस्कस करना है। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न इज द अमाउंट सेट aside to meet future liability। प्रोविज़न बेसिकली प्रॉफिट का एक पार्ट हम अलग से रखते हैं फ्यूचर में आने वाली किसी लाइबिलिटी के लिए। द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हमें पता है कि फ्यूचर में लाइबिलिटी आ सकती है लेकिन उसका अमाउंट कितना है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। विद एक्यूरेसी बट आर एस्टिमेटेड, लेकिन हम अनुमान के आधार पर फ्यूचर में आने वाली लाइबिलिटी के लिए कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अलग रख सकते हैं ताकि उस लाइबिलिटी को चुकाया जा सके अनुमानित आधार पर। सो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आर द प्रोविजंस अगेंस्ट विच लाइबिलिटी विल अराइज आफ्टर 12 months ऑफ द डेट ऑफ बैलेंस शीट और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। जब हमें लगता है कि हमारी कोई लाइबिलिटी फ्यूचर में 12 महीने के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद आ सकती है तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में आती है। और अगर हमें लगता है कि वो लाइबिलिटी विद इन 12 months आ सकती है तो वो हम करंट लाइबिलिटी की शॉर्ट प्रोविज़न में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है और इसी में अगर 12 महीने के अंदर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंदर आएगी। प्रोविजंस मेड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट पेबल। अब हमें पता है कि हमारे बिजनेस में एम्प्लॉयज़ रिटायर होंगे, उनकी रिटायरमेंट पर हमें पैसा देना पड़ता है। तो रिटायरमेंट आफ्टर 12 months है, ठीक है। सो रिटायरमेंट बेनिफिट पेबल टू एम्प्लॉयज़ हु विल रिटायर आफ्टर 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो उनको पैसा देने के लिए जो हम जोड़कर चलते हैं बिजनेस में, जो प्रोविज़न बनाते हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न के अंदर आता है। ईच आइटम ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोविज़न इज डिस्क्लोज्ड सेपरेटली इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑन लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। और इसका भी नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा और हर आइटम को अलग से दिखाना पड़ता है कि हमने फ्यूचर में जो लाइबिलिटी आ सकती है उसके लिए क्या क्या प्रोविज़न बनाए हैं। Example of long-term provisions are provisions for gratuity। ग्रेचुटी एक अमाउंट है जो रिटायरमेंट के टाइम रिटायरिंग एम्प्लॉय को दिया जाता है। प्रोविज़न फॉर अर्न लीव छुट्टी के बदले में पैसा। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है और उसने छुट्टी नहीं ली होती है तो जिन छुट्टियों के एनकैश हो जाता है उसके बदले में कैश मिल जाता है तो वो पेमेंट भी कंपनी को एम्प्लॉयज़ को देनी पड़ेगी। अर्नड लीव जिसके बदले में आपको पैसा मिलता है अगर आप नहीं लेते हैं तो। एंड प्रोविज़न फॉर वारंटी। और अगर सपोज आपने किसी चीज़ की वारंटी दी है और वो वारंटी पीरियड में अचानक कोई चीज़ नुकसान या डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उस वारंटी को पूरा करने के लिए भी पेमेंट करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोविज़न्स। और अगर ये पे करने हैं आफ्टर 12 months और आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविज़न कहलाएंगे। अगर ये विद इन 12 months या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल आता है तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविज़न्स के अंदर दिखाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो थे हमारे सब नॉन करंट लाइबिलिटी की आइटम्स। अब हम चलते हैं करंट लाइबिलिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट लाइबिलिटी के अंदर ये हेड है, इसके सब हेड आते हैं हमारे पास सेटोस, STOS। एस फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग, वहाँ पर थी लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है। ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न तो आपको अभी क्लियर हो गया, आपने ऊपर लॉन्ग टर्म पढ़ा है, ये शॉर्ट टर्म मैंने अभी साथ के साथ समझाया, ठीक है। अब आता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल भी आपने अभी लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटी में सीखा था। आपने नॉन करंट लाइबिलिटी में देखा था कि जो पैसा आपको 12 महीने के बियॉन्ड देना है, ठीक है, या ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड देना है
तो वो किस में आता था, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में। यहाँ पर ये अलग से है, लेकिन वहाँ पर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में दिखाया था। लेकिन यही चीज़ अगर 12 महीने के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है तो ये चीज़ अलग से हेड है ट्रेड पेबल, उसमें दिखाया जाता है। ये बात भी हमने लॉन्ग टर्म से क्लियर करी, ये भी करी, ठीक है। ट्रेड पेबल में क्या आते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अब आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग में और अदर करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, हम सारी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। करंट लाइबिलिटी का सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग, यानी जो आपने शॉर्ट पीरियड के लिए बोरो किया है पैसा, वही कंसेप्ट याद रखना है, 12 महीने और ऑपरेटिंग साइकिल का, यहाँ वही समझाया है। इसके अंदर क्या आइटम आती हैं, पहला है लोन रीपेबल ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब होता है जैसे ही जिससे आपने लोन लिया है वो जब कहेगा मेरा लोन वापस कर, डिमांड करेगा, उसी वक्त वापस करना है, चाहे वो अगले दिन ही कह दे, तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग होगी। लोन वापस करना ऑन डिमांड, जैसे ही मांगा जाए। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक, अगर कंपनी ने बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली होती है वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, या उधार लिया जाता है वो भी 1 से 3 महीने के पीरियड का ही होता है, तो वो भी एक तरह से शॉर्ट टर्म बोरिंग है। लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, अब इनके अलावा भी अगर आपने किसी से लोन लिया है और वो वापस करना है विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, तो वो हमारा क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आता है। फिर आता है डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स भी शॉर्ट टर्म बोरिंग है, लेकिन अगर पब्लिक डिपॉजिट आ जाता है तो हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग में पढ़ा था, लॉन्ग टर्म बोरिंग में पब्लिक डिपॉजिट, और सिर्फ डिपॉजिट आता है तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग है। अदर लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपने इसके अलावा कोई स्पेसिफाइड लोन या एडवांस ले रखा है तो वो भी शॉर्ट टर्म बोरिंग का पार्ट है। तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग में बेटा आपको ये सारी आइटम्स याद रखनी होंगी। इसको मैंने आपको समझाया है ताकि आप अच्छे से याद रख सकें। अब हमारा शॉर्ट टर्म बोरिंग का पार्ट क्लियर हो गया। बी पार्ट है ट्रेड पेबल, ठीक है। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में क्या आता है, ट्रेड पेबल बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि हमने लॉन्ग टर्म उसमें अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में पढ़ा था। इसके अंदर दोनों चीजें आती हैं बेटा। ट्रेड पेबल में बेटा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ट्रेड पेबल उससे रिलेटेड है जिस चीज में बिजनेस डील करता है, जो बिजनेस का काम है। अगर बिजनेस अपने किसी और कारण की वजह से अमाउंट देना है, लाइबिलिटी है, तो वो ट्रेड पेबल नहीं है। ट्रेड इज व्हाट, बाइंग एंड सेलिंग, जिस चीज का वो काम करता है। यहाँ एक बात क्लियर करनी है, a liability on account of transaction which is not the normal business। अगर कोई लाइबिलिटी उसके नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड नहीं है ऑफ द कंपनी इज नॉट शोन एज ट्रेड पेबल, तो वो ट्रेड पेबल नहीं है। ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग। एग्जाम्पल से समझाया है, अ ट्रेडिंग कंपनी सेल्स इट्स फिक्स एसेट, एक ट्रेडिंग कंपनी है, उसने अपनी फिक्स एसेट को बेचा। अब ट्रेडिंग कंपनी का काम फिक्स एसेट बेचना नहीं है, वो कोई और चीज में डील कर रही थी, उसने अपनी फिक्स एसेट को बेचा थ्रू एन एजेंट, एजेंट के द्वारा। द एजेंट इज टू बी पेड ₹10,000 एज फी, हमने कहा भी हम तेरे को इस काम के लिए 10,000 देंगे। 10,000 विल बी शोन, अब अभी देंगे, दिए तो नहीं, सो इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी। इट इज शोन एज अदर करंट लाइबिलिटी, नॉट एज ट्रेड पेबल, तो इसे हम अदर करंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे इस फीस को, ना कि ट्रेड पेबल के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीजें आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार याद करेंगे तो अपने आप इनकलकेट हो जाती है, समझ आ जाती है, दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये था हमारा शॉर्ट टर्म बोरिंग भी हो गया, दूसरा पॉइंट ट्रेड पेबल भी हो गया। थर्ड है अदर करंट लाइबिलिटी, कि अदर करंट लाइबिलिटी में क्या आता है। क्लास अदर करंट लाइबिलिटी जो कि नॉट शॉर्ट टर्म बोरिंग और नॉट ट्रेड पेबल आर क्लासिफाइड और शोन एज अदर करंट लाइबिलिटी, जो दोनों में नहीं आती है वो किस में आती है, अदर करंट लाइबिलिटी। जैसे
करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। आपने कोई लॉन्ग टर्म डेप्ट लिए थे, मैंने आपको एग्जांपल बताया, 5 साल के लिए डिबेंचर्स इशू किए थे, तो 3 साल तक तो आप इसको लॉन्ग टर्म में दिखाओगे, चौथा साल आएगा तो उसको आप शॉर्ट टर्म में दिखा दोगे, क्योंकि अगले साल वो वापस करने हैं। तो अगर उसका पीरियड आ गया करंट मैच्योरिटी यानी पेमेंट का जो पीरियड आ गया है ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट का, तो उस टाइम वही वाली लॉन्ग टर्म बोरिंग किस में आ जाएगी, अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेप्ट का। इसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट एक्रूड। अगर आपने किसी भी डिबेंचर्स पर, डेप्ट पर, लोन पर आपने इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट एक्रूड होता है आउटस्टैंडिंग। अब इसमें दो बातें हैं, लेकिन आपको उतना उसमें बॉदर नहीं करना। इंटरेस्ट एक्रूड देना है, बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग। कभी कभी क्या होता है कि जो पैसा हमने उधार लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है और कभी नहीं हो पाता है, लेकिन इंटरेस्ट देना तो है ही है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारी अदर करंट लायबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर बिजनेस में रेंट एडवांस मिल जाता है, कमीशन एडवांस मिल जाती है, किसी भी तरह की इनकम अगर एडवांस मिलती है तो वो हमारी अदर करंट लायबिलिटी है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी नोट्स, और इसको याद रखना पड़ेगा। और जो मैं एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, साथ के साथ आप उन एग्जाम्पल्स को भी लिख सकते हैं जो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। ठीक है, तो पहला था करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, दूसरा आया इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट है आपका अनपेड डिविडेंड, यानी जो डिविडेंड अभी आपने दिया नहीं है, डिक्लेयर हो चुका है लेकिन दिया नहीं है, लायबिलिटी तो है कंपनी की। या अनक्लेम्ड बाय द शेयर होल्डर, आपने डिक्लेयर कर दिया है लेकिन शेयर होल्डर ने अभी क्लेम ही नहीं करा, मांगा ही नहीं है, तो आपने उसको अलग से रखा हुआ है, वो आपकी लायबिलिटी है। जब वो मांगेगा शेयर होल्डर तो आप उसको पे कर देंगे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जब आप शेयर्स इशू करते हैं तो आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आ जाता है, विच इज़ ड्यू फॉर रिफंड, जिसे हमें वापस करना है, और अगर आप लेट वापस करेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, तो अगर कोई पैसा आपके पास ऐसा पड़ा है ओवर सब्सक्रिप्शन का जिसे वापस करना था, अभी तक आपने वापस नहीं किया है, तो वो भी अदर करंट लायबिलिटी में दिखाई जाएगी। अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन। अब क्या है, लोगों ने आपके पास पैसा जमा कराया 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए, वो पैसा अब उसकी डेट थी पूरी हो गई, मैच्योरिटी डेट आने पर वो पैसा वापस करना है, और उसके साथ अगर आपको इंटरेस्ट भी देना है तो इंटरेस्ट भी, ये भी लायबिलिटी है कंपनी की। मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, जो जिन डिपॉजिट्स की डेट ऑफ मैच्योरिटी आ चुकी है, ठीक है, एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन। फिर आते हैं अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर्स, एंड जो डिबेंचर मैच्योर हो चुके हैं लेकिन अभी आपने कैश नहीं दिया एंड इंटरेस्ट नहीं दिया, तो वो भी अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस, ये तो आप पहले से जानते हैं, जो पैसा एडवांस आ जाता है वो भी एक क्या है, हमारी अदर करंट लायबिलिटी। ये सारे अदर करंट लायबिलिटी के पार्ट हैं। तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, अदर करंट लायबिलिटी इज द पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटी। ठीक है, इसका एक प्रॉपर 2 पेजेस लेकर सारा चार्ट बनाइए, जिसके अंदर जो जो आइटम आती है वो लिखिए, तो आप बार बार इसको याद करेंगे। इसका बेनिफिट आगे पूरी बुक में है बेटा। अदर पेबल्स, इसके अलावा भी अगर कोई अमाउंट पे करना है तो वो भी अदर करंट लायबिलिटी है। जैसे मैंने टू द पॉइंट यहाँ एग्जांपल ले लिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर आपके कोई खर्चे देने बाकी हैं अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कंसेप्ट। प्रोविडेंट फंड, एक एम्प्लॉयज़ का पैसा है वो देना है विद इन 12 मंथ्स। ESI पेबल, ये भी एम्प्लॉयज़ का ही पैसा है, इस ESI स्कीम के अंदर होता है। बैलेंस इन आउटपुट, CGST आउटपुट, SGST आउटपुट, IGST, ये पैसा जो गवर्नमेंट को देना बाकी है,
हर साल देना होता है। सेट ऑफ करना मैंने आपको 11th में सिखाया था। अगर गवर्नमेंट के नाम निकलता है तो वो सारी पेमेंट हमारी अदर पेबल्स में है, और अदर पेबल किसका पार्ट है? अदर करंट लायबिलिटी का। तो ये एग्जाम्पल्स भी आप याद रखेंगे बेटा, ठीक है। अब आता है चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बिल्कुल वैसा है जो अभी आपने लॉन्ग टर्म प्रोविजन पढ़ा, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आर द प्रोविजंस फॉर लायबिलिटी विच आर लाइकली टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स। ये भविष्य में होने वाली लायबिलिटी है, लेकिन अमाउंट नहीं पता, और ये लायबिलिटी विद इन 12 मंथ्स की है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर। दोनों में से जो लॉन्गर है, ये मैं आपको चीज पहले समझा चुकी हूँ ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स वाला वीडियो में। अगर क्लियर नहीं है तो उस वीडियो को दोबारा से देखिए। अब आता है कि इसके शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या क्या आता है। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, एम्प्लॉयज को हर महीने कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अगर कोई पेंडिंग है तो वो 1 साल के अंदर ही देने होते हैं। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, अगर आपने कुछ खर्चों के लिए प्रोविजन करा है तो वो खर्चे जिस पीरियड के लिए हैं उसी पीरियड में पे करने होते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स ईयरली होता है। अदर प्रोविजंस, तो ये सारे प्रोविजन जो 12 मंथ्स के अंदर आपको सेटल करने हैं, पे करने हैं या लायबिलिटी देनी है, ये सारे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं। इनको भी आपको याद रखना है। अब आता है एक पॉइंट, एग्जाम्पल ऑफ प्रोविजंस। कुछ प्रोविजंस के और एग्जाम्पल है, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये आपने 11th में पढ़ रखा है क्या होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर वारंटीज, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस से इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो जितने भी हम प्रोविजंस बनाते हैं जो विद इन अ ईयर हमें सेटल करने हैं, वो सारे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कहलाते हैं। आप उनकी नेचर समझकर अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है या शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। तो ये हमारा करंट लायबिलिटी कंप्लीट हो गया। ये इस क्लास, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के चारों हेड, उनके सब हेड और उनके अंदर की सारी आइटम्स हमने 1 बाय 1 डिस्कस करी। अब हम स्टार्ट करते हैं एसेट साइड। सेकंड साइड हमारी क्या है? एसेट। एसेट में केवल 2 हेड हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। इनके 1 बाय 1 सब हेड पकड़ेंगे, फिर उनकी अंदर की आइटम्स को देखेंगे। सबसे पहले नॉन करंट एसेट की सबसे पहली सब हेड है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर भी 4 चीजें हैं बेटा, टिक्की, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और फोर्थ है आपका इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लास ये एक डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व का टॉपिक है, जो कि हमने 11th में भी करा था। इस टॉपिक की एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, और ये जो हाईलाइट पार्ट है इनको ज़रूर अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, ये तीनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, और बाकी की रीडिंग कर लीजिएगा। तो हम लोग फिक्स एसेट की तरफ, नॉन करंट एसेट की तरफ थे इस क्लास। अब अगर हम एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स की बात करें, तो नॉन करंट जो हमारा कंपनीज एक्ट है उसमें इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी हुई है, नेगेटिव डिफाइन किया हुआ है। लाइक नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नॉट करंट। ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो है नहीं कि जो करंट नहीं है वो नॉन करंट है। ठीक है भाई, तो पहले हम करंट सीख लेते हैं, जो करंट में आ गया तो ठीक है, जो नहीं आया उस कैटेगरी में तो वो नॉन करंट हो जाएगा। सो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स, कौन सी एसेट्स करंट एसेट्स होती हैं? एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड, जिनसे आशा की जाती है कि वो प्राप्त हो जाएंगी, इन और इंटेंडेड फॉर सेल, जिनको हम या तो दे देंगे या उनकी सेल कर देंगे, और कंजम्पशन इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, सेल करते हैं, कंज्यूम करते हैं विद इन अ 12 मंथ्स या विद इन अ ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, ये सारी चीजें करंट एसेट्स हैं। जैसे स्टॉक विद इन अ 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल हो जाता है यूज,
कैश भी फ्लक्चुएट होता रहता है। दूसरा है हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, जो एसेट्स से ट्रेडिंग की जाती है, रखी नहीं जाती हैं। ट्रेडिंग क्या, आई, खरीदी, बेची, पैसा आया, फिर खरीदी, फिर बेची, तो ट्रेडिंग चल रहा है। तो ज़्यादातर उन एसेट से हम क्या करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। तीसरा एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। ऊपर आ गया ऑपरेटिंग साइकिल वाला पॉइंट, नीचे लिख दिया 12 मंथ्स वाला पॉइंट। तो एक ही बात है, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ जाए या 12 मंथ्स के अंदर आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट आता है कैश इन हैंड एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश भी हमारी करंट एसेट है और कैश समझने वाला, कैश के बराबर कैश इक्विवेलेंट, अनलेस दे आर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज्ड और यूज्ड टू सेटल अ लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स। यानी जो पैसा हमारे पास 12 महीने के अंदर आ जाता है तो वो हमारी करंट एसेट्स है। ठीक है। तो ये तो एक प्रॉपर मीनिंग था समझाने के लिए कि क्या करंट एसेट्स हैं। जो ये नहीं है वो क्या होंगी, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ करंट एसेट्स। अब हम करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ पर हमें पैसा मिलना है, इसको क्लासीफाई करो कि ये नॉन करंट है या करंट है। गिव रीजंस फॉर सच क्लासिफिकेशन। पहला है ट्रेड रिसीवेबल, आपको पैसा मिलना है 11 महीने, ऑपरेटिंग साइकिल है उसका, और एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड है 10 महीने। देखो ये 12 महीने से कम हो गया और ऑपरेटिंग साइकिल भी 12 महीने से कम ही है, तो ये करंट ही होगा। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल है 11 महीने का पीरियड, ट्रेड रिसीवेबल में ऑपरेटिंग साइकिल 11 महीने का है, लेकिन आपको वो 12 महीने के अंदर पैसा मिल जाएगा, तो 12 महीने या 12 से कम वाला तो एक्सपेक्टेड पीरियड करंट ही होता है। अब आता है तीसरी बात, ट्रेड रिसीवेबल है, ऑपरेटिंग साइकिल उसका है 11 महीने का, ठीक है, लेकिन वो पैसा हमें मिलना है 15 महीनों में। अब हम जो ऑपरेटिंग साइकिल तो कम है 12 से और एक्सपेक्टेड पीरियड 15 महीने, यानी यहाँ पर हमारा 12 महीने से बियॉन्ड जा रहा है और ये पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल भी हमारे इस पीरियड से कम है, तो इसका मतलब ये जो रिसीवेबल है ये नॉन करंट कहलाएगा। ट्रेड रिसीवेबल है 20 महीने, अब यहाँ ऑपरेटिंग साइकिल जो है 20 महीने का है और हमारा पेमेंट मिलनी है 15 महीने के अंदर। अगर हमें पेमेंट 15 महीने के अंदर मिलनी है, वैसे तो ये नॉन करंट है अगर हम 12 महीने का देखें, लेकिन क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटिंग साइकिल के कम है, लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल है, क्योंकि एक